हमारे में हम भी सदस्य आदरणीय साथी सर विचित्र जी, मधुकर जी, आदरणीय डॉक्टर विजय तिवारी किसले जी, वास्तव में ये आज की जो चर्चा है, आज का जो वर्ष है, जो चिंतन है, बहुत ही गरिमामयी चिंतन है और विशिष्ट जनों की उपस्थिति में भी आज का यह कार्यक्रम अभिनंदन पत्र, शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ के माध्यम से आदरणीय शैलेश जी का स्वागत और मैं सादर निवेदन कर रहा हूं महेंद्र सोनी इंद्र जी से सम्मान पत्र का वाचन करने की कृपा करेंगे। श्री महेंद्र सोनी इंद्र जी आधारताल इकाई के सशक्त पदाधिकारी जिनका साहित्य सृजन सर्वविदित है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जबलपुर प्रत्येक स्थान में प्रतिष्ठा पाते हैं। महाकवि कालिदास के इस नीति वाक्य के अनुरूप सन 1949 में अभिभूत डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश नागपुर की साहित्यिक प्रतिबद्धता ने उन्हें उनके कर्म क्षेत्र आयुध निर्माणी संगठन के बाहर राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रतिष्ठित किया है। 13 उपन्यास, 7 कविता संग्रह और अनेक संपादित कृतियों जो लगभग 2.5 दर्जन की संख्या में हैं, आपके अहर्निश साहित्यिक समर्पण के आख्यान हैं। अनेक सम्मान और पुरस्कार आपकी कीर्ति पताका फहराते आ रहे हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जबलपुर इकाई आपको साहित्य साधना सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित अनुभव करती है। आपके यशस्वी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना के साथ सादर समर्पित। दिनांक 5 दिसंबर 2021, स्थान इंडियन कॉफी हाउस आधारताल जबलपुर। डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी, श्रीमती अर्चना सिद्धू, कार्यक्रम मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर कौशल दुबे, निरंजन द्विवेदी वत्स, आशुतोष तिवारी, राज सागरी, मनोज शुक्ल, अजय मिश्रा, एसएन रघुवंशी, महेंद्र सोनी इंद्र, डॉक्टर उदयभानु तिवारी, राकेश राठौर, राजकुमार सफर, प्रमोद दुबे, दीपक दिव्य, डॉक्टर नरेश द्विवेदी, एडवोकेट चंद्रपुरी गोस्वामी, श्रीमती सुधा ठाकुर, श्रीमती सरिता दुबे, छाया नरगिस, विनय विश्वकर्मा, डॉक्टर आनंद सिंह राणा, विनय विश्वकर्मा, प्रेम नारायण सोनी, सुरेश विचित्र, अभिमन्यु जैन, प्रभात दुबे, अनीता श्रीवास्तव, यूएस दुबे, दुर्गा प्रसाद पाठक, चंद्र प्रकाश चौबे एवं सदस्यगण। संस्थाएं अखिल भारतीय साहित्यकार परिषद जबलपुर, पाठक मंच आधारताल जबलपुर, अखिल भारतीय तुलसी साहित्य समिति जबलपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र सोनी इंद्र जी। और अब विमोचन
डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश जी की कृति बाल ब्रह्मचारी, उसका विमोचन के लिए मैं माननीय अतिथिगणों से सादर निवेदन करूंगा। श्री निरंजन द्विवेदी जी पुस्तक डायस पर लाने। बाल ब्रह्मचारी ये आपका सृजन है। हमारा ये पाठक मंच का ये कार्यक्रम अत्यंत पारिवारिक आडंबर विहीन कार्यक्रम है और इसमें केवल सृजन को ही महत्व है, सृजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश जी को, जो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, अपनी बात करने के लिए। श्री शैलेश जी। मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजनों और मेरे मित्र श्रोताओं, मुझे यहाँ अपने मुद्दा व्यक्त करने के लिए आदेश दिया गया है। मित्रों, मैं सबसे पहले तो आपसे जो पहले जो कार्यक्रम हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार व्यक्त करूंगा। तभी आपने यहाँ 5-6 पुस्तकों की समीक्षा सुनी। मित्रों, मैं तो सिर्फ एक लेखक हूँ, लेकिन जो समीक्षक होता है वो लेखक से भी ऊपर होता है, क्योंकि समीक्षा का काम एक ऐसा कठिन काम है। लेखक तो अपना कविता, गीत, गजल, उपन्यास, कहानी कुछ भी लिख करके पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन समीक्षक जो है, समीक्षक के और लेखक के बीच में एक पाठक भी होता है। पाठक उस साहित्य को पढ़ करके अपना मनोरंजन कर लेता है, लेकिन समीक्षक जो है, समीक्षक की जिम्मेदारी पाठक और लेखक से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है सम्यक प्लस इच्छा। समीक्षा जो समीक्षक है, अपने विचारों को, अपनी सोच को लेखक की सोच से मिला करके जो व्यक्त करता है, वो असली समीक्षा होती है। ऐसे आजकल समीक्षा आपको बहुत मिलेंगे। उनका क्या है कि पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उनकी रुचि के अनुसार से उसका विषय वस्तु नहीं है तो उनके हिसाब से वो लेखक बेकार है। लेकिन जो समीक्षक, असली समीक्षक है, वो उसके विचारों से मेल खाते हुए उसकी विशेषताएं या उसकी कमियां बताएगा, उसको मैं समीक्षक मानता हूँ। तो इन स्थितियों में जो यहाँ समीक्षा हुई है, मैं समझता हूँ कि लेखक के विचारों से सामने रखते हुए ही उनके लेखक का यहाँ पर समीक्षा की गई है। इसके लिए मैं सभी समीक्षकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही जो है समीक्षक और तैयार हो, जो लेखक के विचारों से मेल खा करके उसके विचारों को समझते हुए अपने उपकार व्यक्त करेंगे, वही समीक्षक कहलाएंगे। अब मित्रों, मैं अब आता हूँ अपनी बाल ब्रह्मचारी पुस्तक के बारे में। देखिए, पुस्तक लिखने वाला लिख देता है, पढ़ने वाला पढ़ लेता है, लेकिन एक लेखक की थोड़ी सी विशेषता ये होनी चाहिए कि जो पुस्तक का शीर्षक है उसके अंदर एक आकर्षण हो। अगर उसमें शीर्षक में आकर्षण नहीं है तो दूसरा क्यों पढ़ेगा उसको। आप अभी ये चिंगारी की विरासत, देखिए ये एक
शीर्षक एक ऐसा है, आदमी के मन में एकदम से उत्कंठा जो है उत्पन्न कर देता है कि चिंगारी की विरासत क्या होती है। चिंगारी तो खुद जो है अपने आप में वो विरासत भी वही है, वर्तमान भी वही है और भविष्य भी वही है। तो ये एक ऐसी जो स्थिति आ जाती है कभी कभी कि पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शीर्षक का ऐसा देना बहुत जरूरी है। और मैंने अपनी जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, 13 उपन्यास लिखे हैं, इनमें 2 उपन्यासों को महाराष्ट्र हिंदी अकादमी ने पुरस्कृत भी किया है, एक कहानी संग्रह लिखा है उसको महाराष्ट्र अकादमी ने पुरस्कृत किया है, कल जो सम्मान हुआ था कादम्बरी का उसमें भी जो है एक ऐसा ही था। तो ये एक जो यहाँ का था जो सम्मान हुआ था कहानी संग्रह का, उसका शीर्षक था पंचायत का फैसला। आदमी के मन में एकदम से जो उत्कंठा भर देता है कि इसमें पंचायत में क्या फैसला होगा, विषय क्या था। इससे पहले जो सबसे पहला उपन्यास मेरा पुरस्कृत हुआ था उसका शीर्षक था अधूरे रिश्ते। रिश्ते कभी पूरे अधूरे नहीं होते, रिश्ते हमेशा पूरे होते, लेकिन उसमें वैसी उत्कंठा मैंने जानबूझकर कही कि पढ़ने वाला देखने वाला भी एकदम से शीर्षक की ओर आकर्षित हो जाए। और ऐसा ही जो है मैंने इसका शीर्षक दिया है बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो जो आजन्म रहता है, और ये बाल शब्द कहाँ से आ गया। तो इस चीज को, इसका कथानक भी कुछ इस तरीके का है, मैं पूरा कथानक नहीं बताऊंगा और ना बता पाऊंगा, क्योंकि आधा उपन्यास जो है भूमिका बनाने में गया है और आधा उपन्यास जो उसको पूर्णता देने में, और जो पूर्णता देने में गया है उसमें जो है मैं आपको सच बताता हूँ, उस जितना आधा उपन्यास लिखने में 1 महीना लगा था, बाकी का आधा उत्तरार्ध जो लिखने में मेरे को 6 महीने लगे थे। क्योंकि जो परिस्थिति था, भावुकता होते थे, मैं खुद जो है मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, उठा करके रख देता था। इसलिए इसमें ये है कि एक बच्चा जो है, कह सकते हैं उसके गांव की कहानी है कि सरपंच का पुत्र, वो पूरा मतलब उसका पूरा चरित्र ठीक नहीं है, तो उसने गांव की 2-3 लड़कियों से अपने संबंध बनाए। उनमें 2 जो है मां बनने वाली थी। जब सरपंच जी को पता चला तो उन्होंने अपने लड़के को दूसरा देश से बाहर भेज दिया। इसी बीच में वो दोनों के संतान हुई, एक प्रीमेच्योर थी और एक फुल टाइम वाली। तो दाई जो थी इनके बीच में, इनको दोनों के जो डिलीवरी कराने वाली थी, उसने दोनों को एक साथ प्रसव करा करके दोनों बच्चों को हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर जा करके रख दिया। और जो पुजारी थे उनको कोई संतान नहीं थी। तो प्रीमेच्योर बच्चा जो वो तो मर गया, लेकिन जो जिंदा रहा उसको गांव के सरपंच जी ने, उनको पता है उनके पुत्र की संतान है, उनका ही खून है, उनके खानदान का वारिस भी है। उन्होंने पंडित जी को ये कहकर के वो बच्चा दे दिया, देखो भाई तुम जो है संतान हो, तुम उसका पालन पोषण करो। और वही बच्चा जो है जब हनुमान जी की बोलने लगता है, चलने लगता है, तो हनुमान जी की कथा सुन करके उसके मन में भी एक उत्कंठा होती है, एक इच्छा होती है कि मैं भी ब्रह्मचारी ही बनूंगा। और वो बच्चे से ही उसके जब मन में आ गई थी। बड़ा होने के बाद जब वो बड़ा हो गया तो बाल सुलभ बच्चों की उससे जो है कहीं क्रिकेट खेलता है, कहीं गिल्ली डंडा खेलता है। तो सरपंच जी के जो दामाद थे वो क्रिकेट के कोच थे, उसका खेल देखते हैं, उन्होंने जो उसको अपने यहाँ दिया। लेकिन इस उपन्यास में जो है तो सबसे बड़ा घुमावदार है, आजकल आपने पिक्चरों में देखा हो खेलों को पिक्चरें बन रही है, क्रिकेट की ज्यादा आ रही है, लेकिन इसमें जो था मैंने एक नयापन देने की कोशिश की है। वो ये है कि सर्कस वाले सर्कस तो चलाते हैं, लेकिन उन्होंने लंगूरों की जो है एक इलेवंस बनाई हुई है, लंगूर एकादश। और उन लंगूरों को उन्होंने ट्रेन किस तरीके से किया है कि भाई सरकार जो पशुओं के ऊपर अत्याचार करके उनको लेना चाहती है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे लंगूर के बच्चों से जो है गूंगों की भाषा में उनको बात करना सिखाया। जो मैंने ये नयापन दिया है, गूंगों की भाषा में बात करना सिखाया। तो जब भारत सरकार से उनकी तरफ पशुओं पर अत्याचार की बात आती है तो वही लंगूर जो है गूंगों की भाषा में जो उनको भगा देते हैं कि तुमको जो हमारी रोजी छीनने से क्या मिलेगा। और इसके बाद ये बच्चा जो है बड़ा होकर के भारतीय टीम में बहुत मुश्किल से जो है आता है, और उसके बाद बांग्लादेश जैसे
जो जिसकी सबसे पहले युवा टीम आई थी, उन्होंने जो था सबको चैलेंज किया हुआ था। तो ये एक अकेला बच्चा पूरी टीम के ऊपर इतना भारी पड़ा कि अकेले के बस पर ही भारतीय टीम। और इसके बाद जो आगे की कहानी है वो हनुमान जी से संबंधित है, बाल ब्रह्मचारी से, वो मैं आपके सामने नहीं दोहरा पाऊंगा, क्योंकि ये तो जो आप पढ़ने के बाद ही देख सकते हैं कि इसमें भावुकता का कितना समावेश है। तो मैं कहने का मेरा मतलब यह कि मैं जो भी पुस्तक लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ या उपन्यास लिखता हूँ, मैं बिल्कुल नया विषय लेकर के चलता हूँ। पिछले महीने 21 नवंबर को मेरे लेखक को 54 साल हो चुके हैं। इन 54 साल में टोटल 27 किताबें आई हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, एवरेज जो है एक पुस्तक के लिए 2 साल लगते हैं। जब 2 साल लगते हैं तो विषय या लेखन के बारे में आप जान सकते हैं। और चूंकि मैं तो जबलपुर से जो है मेरा आज का नाता नहीं है, मैं जून 1973 में खबरिया में देहरादून से ट्रांसफर होकर के आया था। 2 साल यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद खबरिया हो कि ऐसे वापस देहरादून 1 साल गया के लिए, और वहाँ से 76 में अपा जाने कानपुर चला गया। उसके बाद में वहीं का होकर के रह गया। अब ये तो कौशलेंद्र दुबे जी भी ज्यादा समझ सकते हैं, या कोई और भी ऐसे हैं लेखक जो मशीनों के बीच में रह करके अपना लेखन कर सकते हैं। तो मुझे जो है मशीनों की गड़बड़ाहट में ही संगीत नजर आता था, और वही मेरे विचार चलते थे, उठते थे। पर रहते हुए, टेक्निकल जॉब करते हुए, साहित्य अच्छा है, मैंने वही उसमें वही ड्यूटी पर रहते हुए BA भी किया, MA भी किया और PhD भी किया। ये मेरा जो है एक कहिए कि अंदर आत्मा की आवाज थी या समय व्यतीत करने के लिए था। 2009 में मैं रिटायर हो गया हूँ, और उसके बाद में समय व्यतीत करने के लिए जो है ये सब लेखन करता हूँ। लेकिन मेरा जो उद्देश्य रहता है कि भाई नई से नई चीज सामने लानी चाहिए। और ये कोरोना जो है, इस कोरोना ने जो है पाठ को, श्रोताओं, लेखकों, कवियों के बीच का जो दूरी थी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कवि सम्मेलन भी इसमें बंद हो गए, साहित्यिक कार्यक्रम भी बंद हो गए। तब भी मैं लिखता रहा, लेकिन लिखने के साथ साथ मेरे दिमाग में एक नई चीज लाने के लिए विचार था, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कि मैंने और एक मेरे मित्र ने दो ने मिल करके एक शैलेश साहित्य कुंज करके एक संस्था भी बनाई, 2 व्यक्तियों की संस्था थी। और संस्था का काम क्या था कि YouTube के ऊपर कवियों को प्रस्तुत करना। अब तक जो है उसके 15 एपिसोड आ चुके हैं। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप उसके श्रोता बने, लेखक हैं तो उससे जुड़े, ताकि हम पीछे के करते थे, पीछे जैसा हर हफ्ते 3 व्यक्तियों का एक एपिसोड प्रस्तुत कर सके, तो उससे जो हमारे बीच की दूरी जो है अच्छा और पास आ जाएगी। शैलेश साहित्य को आप यूट्यूब खोलिए, मोबाइल के ऊपर देखिए। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है, उसमें यूट्यूब की जो है खोलिए, चैनल खोलिए और उसमें शैलेश साहित्य खुल जाएगा। आप बड़े आराम के साथ उसमें ये कवि सम्मेलन भी देख सकते हैं, और ये जैसे सीरियल देखते थे इसी तरीके से सीरियल को भी देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके मन में 10% भी साहित्यिकता का गुण है, तो आप भी अवश्य ही कोई ना कोई कविता जरूर लिखेंगे। उसके अंदर हमने सारे कथा वो डिटेल दिया हुआ है, विस्तार में दिया होगा, आप किस तरीके से जुड़ना चाहेंगे। तो मित्रों, अभी इसके बाद मेरे पास एक और पुस्तक है, 2 मेरी लाइन और लगी हुई है। पता नहीं अभी यहाँ कब आना होगा, परंतु हाँ आपको ये मैं बता दूं कि मैं 73 में जब यहाँ से चला गया था, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जबलपुर से नाता छूट गया था। 2019 में देखिए, एक मतलब कितना लंबा अंतराल है, इसमें वैसे आता रहा। 2019 में मेरा जबलपुर के साथ स्थायी नाता बन गया है। हमारे विनय कुमार जी खड़े हुए हैं सामने, मोबाइल के फोटो खींच रहे हैं। इनके पुत्र के साथ मेरी छोटी पुत्री का विवाह। तो अब तो
जबलपुर मेरा दूसरा घर है और छोटी पुत्री के नाम पर भी मैंने ये कीर्ति प्रकाशन खोला हुआ। धन्यवाद सबका। तो अभी देखिए दोबारा कब आना होगा और कब पहले बता दूंगा कौशल दुबे जी को, और नई पुस्तक के साथ आपसे मैं उम्मीद करता हूँ नई पुस्तक के साथ जो मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, क्योंकि मेरी 2 पुस्तकें तो बिल्कुल अभी बाइंडिंग की स्थिति में 2 आ चुकी हैं और 4 पुस्तकें जो है टाइपिंग की स्थिति में। कीर्ति प्रकाशन जो है ये कोई व्यवसायिक प्रकाशन नहीं है, मित्रों की भी किताबें छपी, अब तक 45 किताबें छप चुकी हैं इससे, लेकिन मैं हर किसी की हर पुस्तक भी प्रकाशित नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि पुस्तक में कुछ नयापन अगर मुझे लगता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो है कीर्ति प्रकाशन का नाम उसको मिल जाता है और वो जनता के सामने चला जाता है। तो मैं अब अंत में घूम फिर करके इस उपन्यास पर आता हूँ कि अभी तो मेरे पास जो है सीमित ही प्रतियां हैं। अगर आप एक दूसरे को दे करके इसके कंटेंट्स जो है, इसकी जो थीम है उसको पढ़ें तो अपने विचार जो है टेलीफोन से, मोबाइल नंबर है या पत्र के माध्यम से देंगे तो मुझे थोड़ा सा और आगे के लिए रास्ता मिलेगा। और आपको एक और बता दूं कि ये 2 जो है मोबाइल की शूटिंग चल रही है ये भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने यूट्यूब पे के ऊपर प्रसारित हो जाएगी। आप जो है उसको देखना न भूलें। और इसके बाद मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त होने से पहले कुछ 4 पंक्तियाँ देना चाहूँगा कि बहुत से आदमी जो है थोड़ा सा लिखने के बाद उनको रास्ता नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैं भी जब मैंने लेखन शुरू किया था 7 साल तक मैं मंच पर नहीं चढ़ पाया था, मुझे एक झिझक होती थी, डर लगता था। तो तब जो है मुझे मेरे दोस्त और थोड़ा आगे को बढ़ावा देते थे, तो मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी है कि जहां इरादों में बुलंदी की कमी है, जहां इरादों में बुलंदी की कमी है वहां सामने मंजिल भला किसको मिली है। जहां इरादों में बुलंदी की कमी है वहां सामने मंजिल भला किसको मिली है। अरे हम कुआं खुद खोद कर पी सकते पानी, यह दुआ हमको विरासत में मिली है, यह दुआ आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि वो भी तो एक बहुत अच्छे उस धरती में वहाँ भी तो कोई ना कोई परिवार है, वहाँ भी तो कोई ना कोई परिवार है जिसको मुझे देखना है। अगर मैं सबको यहाँ ले आया तो फिर मेरी जो वैल्यू आज है ना वो नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी। और आपने अपने उपन्यास के साथ साथ अपने व्यक्तित्व और कृतित्व पे जो आपने काम किया उस पर अपने विचार रखे, और अध्यक्षीय उद्बोधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन होता है किसी भी सभा का, मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को